हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि आखिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या। हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते किसे। आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स, या जिसे एजम्पशन इन मैकेनिक्स या एजम्पशन ऑफ मैकेनिक्स कहा जाता है। नाम से आपको पता चल रहा होगा, एजम्पशन यानी कि एज्यूम करना, मानना। तो ये होता क्या है स्टूडेंट, हम मैकेनिक्स में करते क्या है। हम जो रियल वर्ल्ड चीजें हैं, लाइक कोई भी अगर हमारे पास बॉडी मौजूद है, हम उसके मोशन के स्टडी करते हैं। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स से उस बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इंटरनली नहीं, इंटरनली क्या स्ट्रेस क्या स्ट्रेन हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं। एक्सटर्नल फोर्स जो हम बॉडी पे लगा रहे हैं, उस फोर्स से क्या वो बॉडी मोशन में आ रहा है, क्या एक्सेलरेट हो रहा है, क्या डीएक्सेलरेट हो रहा है, ये हम अध्ययन करते हैं मैकेनिक्स में। तो जब हम मैकेनिक्स के थ्योरी को किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पे, किसी रियल वर्ल्ड बॉडी पे अप्लाई करते हैं, उस समय हम कुछ चीजों को एज्यूम करके चलते हैं, पूर्व से निर्धारित करके चलते हैं, जिसे हम आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स कहते हैं। देखिए, जो रियल वर्ल्ड की चीजें हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे अगर हम एक बॉडी, कोई भी बॉडी लें, एक नाव को उठा लेते हैं, एक जहाज को उठा लेते हैं, एक ये सिंपल सा बॉक्स भी है, इसको ले लेते हैं, तो सबका जो डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो अलग अलग होता है। अब अगर मुझे मैकेनिक्स के किसी थ्योरम को अप्लाई करना हो इन पे, तो इनका शेप अलग अलग, इनका साइज अलग अलग, तो यहाँ पे हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इस कारण से हम कुछ चीजों को पहले से एज्यूम करके चलते हैं। लाइक कोई भी बॉडी हो, हम उसको एक पार्टिकल एज्यूम करके चलते हैं। कोई भी कैसा भी बॉडी हो, हम उसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी एज्यूम करके चलते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारे ऐसा मानने से हमारा आंसर थोड़ा सा फ्लक्चुएट करे, तो हम अपने एक्यूरेसी के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, अपने आंसर के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, ताकि हम इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जल्दी से गेट कर पाए, फास्ट वे में। और ये बात ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ेंगे अभी, समझाऊंगा मैं, बिल्कुल समझ में आएगा, घबराना नहीं है आपको, बस समझते चलना है। जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे आपको पढ़ते चलना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो एजम्पशन है, आइडियलाइजेशन है स्टूडेंट मैकेनिक्स में, वो हम मान के चलते हैं पार्टिकल। क्या मान के चलते हैं? पार्टिकल। तो पार्टिकल क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला जो एजम्पशन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, वो है पार्टिकल। तो कोई भी बॉडी हो, हम अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में, उस पे लगने वाले फोर्सेस के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उस समय हम उस बॉडी को एट अ पार्टिकल मान के चलेंगे। तो पार्टिकल मतलब क्या, कि केवल उसके मास को कंसीडर करेंगे, उसके शेप को कंसीडर नहीं करेंगे, उसके डायमेंशन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, कि इसमें केवल मास होगा, ओनली मास। ठीक है, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशन, और कोई भी इसका शेप नहीं होगा। तो पार्टिकल मतलब क्या, कि इसका कोई मास नहीं, सॉरी, पार्टिकल मतलब क्या, कि केवल इसका मास है, डायमेंशन से, शेप से हमें कोई मतलब नहीं। आई बात समझ में, केवल मास से मतलब है। तो जो भी बॉडी है उसका जो मास होगा, और ये मास कहाँ पे, तो सीजी पे स्टूडेंट। सीजी का मतलब, भाई आप फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े हैं ऐसा तो मैं मान के चल रहा हूँ, और ऑब्वियसली आप पढ़े हैं, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको होगा ही। सीजी का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, बीच में होता है, पता है ना। आपने कई सारे, जैसे टी शेप का हो गया, एच शेप का हो गया, एल शेप का, इन सभी का
सीजी को भी आपने फाइंड आउट किया होगा। अच्छा एक बात बताइए, सीजी जो है वो बॉडी के बाहर होता है कि बॉडी के अंदर होता है? ऑब्वियसली बॉडी के अंदर ही होगा भाई। तो हाँ, तो स्टूडेंट हम क्या मान के चलते हैं मैकेनिक्स में कि कोई भी बॉडी जो है वो एक पार्टिकल है और उसका जो पूरा का पूरा मास है वो उसके सीजी पे सेंट्रलाइज्ड। बात खत्म। आई बात समझ? चलिए नाउ नेक्स्ट एजम्पशन स्टूडेंट हम लोग मान के चलते हैं कॉन्टिनम। कॉन्टिनम क्या होता है? तो नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड, ये है कॉन्टिनम। CONTINUM। कॉन्टिनम। कॉन्टिनम क्या होता है? तो स्टूडेंट अगर हम बात करें किसी भी बॉडी की, लेट्स से अगर हम किसी बॉडी की बात करें, मैं एक बॉडी ले लेता हूं, तो इस बॉडी के अंदर आपको पता है क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, कुछ इस प्रकार से, है ना? बॉडी के अंदर इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और आपको पता है कि इसके बीच में क्या होते हैं भाई? तो ये होते हैं गैप्स। इसके बीच में देखिए, आप देख सकते हैं क्या है भाई? तो मॉलिक्यूल्स के बीच में, अब जैसे दो मॉलिक्यूल्स है तो ऑब्वियसली उसके बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ गैप होगा, कुछ ना कुछ गैप होगा। लेकिन जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के थ्योरम को किसी भी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वह बॉडी कॉन्टिनम है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं। तो हम मान के चलते हैं कि कोई भी स्पेस, कोई भी वाइड स्पेस नहीं है, नो एनी वाइड। ठीक है, नो वाइड हम मान के चलते हैं। तो कॉन्टिनम क्या, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, एक कॉन्टिन्यूअस ए continuous distribution of matter, a continuous distribution of matters matters with no voids or empty state, with no voids or empty state। आई बात समझ में? मतलब जो भी बॉडी होगा हम ये मान के चलेंगे कि उसके पार्टिकल के बीच में कोई खाली जगह नहीं है, मतलब जब हम इस बॉडी पे फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो ये बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, बिकॉज ये कॉन्टिनम। ठीक है, जितने भी इसके अंदर मैटर है, जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल है, वो एकदम चिपके हुए हैं, उनके बीच में रत्ती भर भी जगह नहीं। आगे बात समझ में? सीधी सी बात कि कॉन्टिनम का मतलब क्या हुआ, जिसको कहता है ना कि रत्ती भर जगह, वो भी नहीं है, एकदम नो वाइड। हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन हम मान के चल रहे हैं भाई, कुछ चीजों को मैंने बोला ना मानना पड़ेगा। अगर हमें मैकेनिक्स के थ्योरम को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है कैलकुलेशन के लिए, उसके कोई प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, तब हमें कुछ चीजों को मानना पड़ता है। पहला हमने क्या माना? पार्टिकल, कि भैया हम केवल मास को कंसीडर करेंगे, हम डायमेंशन और शेप को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर कोई जहाज है और कोई नाव है, सेम टाइप का फोर्स अगर लग रहा है तो हम केवल मास को कंसीडर करेंगे, शेप से कोई मतलब नहीं है, डायमेंशन से कोई मतलब नहीं, है ना? कॉन्टिनम का मतलब जो भी बॉडी है उसके बीच में कोई भी खाली जगह, कोई भी वाइड किसी तरह का स्पेस मौजूद नहीं। तीसरा और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी काफी डिटेल से बताया था, वो है स्टूडेंट रिजिड बॉडी। मैंने आपको बोला भी था कि मैकेनिक्स क्या है? साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम रिजिड बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अब ये रिजिड बॉडी का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि अगर मान लिया जाए कोई हमारा बॉडी है ये, ठीक है, और इस बॉडी पे अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं, लेट्स से F, जब हम इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं F, ये है मेरा A और ये है मेरा B, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इस फोर्स लगाने के बाद, यानी कि डिफॉर्मेशन के बाद, तो आफ्टर डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन होगा नहीं, मतलब मैं सिर्फ लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए कि जब हमने फोर्स लगा दिया
तो फोर्स लगाने के बाद स्टूडेंट ये जो बॉडी है इसके अंदर मान लिया जाए जो नया पोजीशन है ए डैश का और जो नया पोजीशन है बी डैश का और इसके बीच की जो दूरी है ये दोनों दूरी स्टूडेंट बराबर, मतलब डिफॉर्मेशन यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, डिफॉर्मेशन हम कैसे निकालेंगे, डिफॉर्मेशन हम ऐसे निकालेंगे कि जो नया वाला स्टेट आया है, जो नया वाला है ए डैश बी डैश, उसको हम माइनस कर देंगे किससे भाई, तो ए बी से। यानी जो ये वाली लेंथ है ए डैश और बी डैश, इसमें हम माइनस करेंगे ए बी तो डिफॉर्मेशन निकल जाएगा, लेकिन हमारा डिफॉर्मेशन है क्या भाई, डिफॉर्मेशन है जीरो। इसका मतलब क्या, सीधा सा मतलब कि ए डैश और बी डैश जो है ये बराबर है किसके भाई, तो ए और बी के। मतलब जहां पे ये दोनों मॉलिक्यूल्स पहले थे, ये दोनों जो पार्टिकल हैं ए और बी, ये जहां पे पहले थे फोर्स लगने के बाद भी ये दोनों पार्टिकल वही हैं, मतलब इंटरनली बॉडी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ऐसा हम मान के चलते हैं। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यानी कि कल के लेक्चर में ही बताया कि हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब फोर्स लगाते हैं तो लगे गए यानी जो एक्सटर्नली फोर्स, जो बाह्य बल हम लगा रहे हैं और उस बल लगाने के कारण जो बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है हम उसका अध्ययन करते हैं, ना कि बॉडी पे इंटरनली क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, क्या स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, इसका हम चर्चा नहीं करते हैं, ये 100 में पढ़ते हैं। क्लियर बात। रिजिड बॉडी मतलब क्या, डिफॉर्मेशन जीरो हो, सीधी सी बात। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ये क्या है भाई, तो ये है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन, तो डिफॉर्मेशन क्या हो भाई, जीरो हो, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो कोई भी बॉडी पे हम कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे, हमेशा याद रखिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ये आपका आज के बाद, यानी कि अभी के बाद जितने भी लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी हम बेसिकली मैकेनिक्स में पढ़ने क्या वाले हैं, तो भैया फोर्स फोर्स फोर्स, मोशन मोशन मोशन, खत्म। सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं। रिजिड बॉडी मोशन में रहेगा, उस पर कोई फोर्स लगेगा। अब चाहे आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कोई भी यूनिट पढ़ लीजिए, हम यही पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ। तो वहां पे हम जो भी बॉडी पे फोर्स लगेगा, मतलब कोई भी बॉडी है वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, हम उस बॉडी को रिजिड बॉडी मान के चलेंगे। मतलब वो एक ऐसा बॉडी है जिसपे आप दुनिया भर का फोर्स लगा दीजिएगा फिर भी वो डिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे एक सवाल कभी कभी उठ जाता है कि वाई रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी ही क्यों माने, अगर हम रिजिड बॉडी ना माने तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो एक क्वेश्चन जो बराबर उठता है कि वाई रिजिड बॉडी। तो चलिए यहाँ पे एक टॉपिक मैं सबसे पहले दे देता हूं, या यहाँ पे एक क्वेश्चन ही लिख लेते हैं हम लोग कि वाई रिजिड बॉडी, हम क्यों माने रिजिड बॉडी, हम नहीं मानेंगे रिजिड बॉडी। तो ऐसा हम इसीलिए मानते हैं, जैसे मान लिया जाए हम एक कैंटिलीवर बीम ले लेते हैं। ठीक है, मान लिया जाए हमने एक कैंटिलीवर बीम ले लिया कुछ इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे बीम को लगाना होगा तो बीम को लगा लेते हैं। ये मान लिया जाए हमारा एक कैंटिलीवर बीम। ठीक है, सही है कैंटिलीवर बीम, बिल्कुल सही है। अब मान लिया जाए हम इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, तो हम भाई इस पे लगा रहे हैं फोर्स। चलिए, और इस पे फोर्स लगा रहे हैं कितना भाई, तो फोर्स लगा रहे हैं पी। और मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आर, ये पॉइंट है स्टूडेंट मान लिया जाए ए। ठीक है, और ये पॉइंट है मान लिया जाए बी। अब आप क्या ये बता सकते हैं कि ए पे मोमेंट क्या होगा। अब थोड़ा बहुत तो आप जानते हैं मोमेंट का मतलब क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो अगर हम यहां पे बोले मोमेंट एट ए, यानी ए पॉइंट पे क्या मोमेंट है,
तो जो फोर्स लग रहा है डेट इज P मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस है डेट इज R, ये हो जाएगा हमारा मोमेंट। अब ये हमें कैसे पता चला? तो एक फॉर्मूला यानी कि हमारे पास एक थ्योरम मौजूद है जो कि ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पे मोमेंट क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या होता है, पढ़ेंगे हम लोग। अभी अगर फिलहाल मैं ए को ओरिजिन मानूं और जैसा आप देख सकते हैं इस कैंटिलीवर बीम में, तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्या होगा, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस है। आ गई बात समझ में? तो ये हम निकालते हैं एक एक्चुअल वैल्यू। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में मोमेंट ऐसा होगा? अगर आप एक कैंटिलीवर बीम पे कुछ इस प्रकार से फोर्स लगाते हैं तो ये जो बॉडी है स्टूडेंट, ये बॉडी क्या होगा, डिफॉर्म होगा। जैसे मान लिया जाए ये कुछ इस प्रकार से आपने रख रखा है, ये है कैंटिलीवर बीम, आप यहां से ऐसे फोर्स लगाइएगा तो ये मोमेंट तो करेगा ही, मोमेंट तो करेगा ही, साथ में अगर ये रिजिड बॉडी ना हो तब ये जो बॉडी दिख रहा है ना ये डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब या तो ये यहां से थोड़ा बहुत मुड़ेगा, मतलब जो इसका डिस्टेंस है ये बढ़ सकता है ओरिजिन से, इवन डिक्रीज भी हो सकता है कुछ इस प्रकार से। देखिए ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है ना। ये कुछ इस प्रकार से डिफॉर्म हो सकता है, क्यों? क्योंकि भाई इस पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो जब स्टूडेंट ये इस प्रकार से डिफॉर्म होगा तो यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका मोमेंट P मल्टीप्लाइड बाय R होगा एक्चुअली। क्यों? क्योंकि जब ये हमारा डिफॉर्म हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ए बी है और मान लिया जाए कि ये बी डैश है, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू ए बी डैश। ये ए बी से बड़ा हो सकता है, मतलब कि इसकी दूरी ज्यादा हो सकती है या कम दूरी भी हो सकता है। जब बॉडी डिफॉर्म हो रहा है तो हो सके फोर्स लगे तो डिक्रीज हो जाए या फोर्स लगे तो इंक्रीज हो जाए, ये वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि मान लिया जाए इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो आर है इसमें थोड़ा सा एकदम स्लाइटली चेंज होगा, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, एकदम थोड़ा सा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो यही है स्टूडेंट कि अगर हम रिजिड बॉडी मान के नहीं चलेंगे तब वहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी स्टूडेंट, कि वैसे केस में हमें इन सभी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। वैसे ही एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, ये मैंने एक एग्जांपल लिया जस्ट आपको समझाने के लिए। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए मैं एक ट्रस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। एक हम लोग ट्रस्ट के बारे में मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, ट्रस्ट एक यूनिट ही हम लोग पढ़ लेंगे। तो मान लिया जाए एक हमने ट्रस्ट ले लिया, मैं एक तरफ लगा देता हूँ हिंग जॉइंट, ठीक है। एक तरफ हम लोग लगा देते हैं हिंग जॉइंट और एक तरफ मैं लगा देता हूँ रोलर जॉइंट, ठीक है। तो एक तरफ हमने लगा दिया रोलर जॉइंट, तो हिंग जॉइंट हमने लगा दिया और एक तरफ हमने रोलर जॉइंट लगा दिया। अब मान लिया जाए कि हम क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं P। जब हम इस पे स्टूडेंट P फोर्स लगाएंगे और मान लिया जाए ये है आपका A, ये है आपका B और ये है आपका C, ये है स्टूडेंट 60 डिग्री और ये है मान लिया जाए 30 डिग्री, ठीक है। या ये भी मान लेते हैं 60 डिग्री। अब ये अगर एक ट्रस है और हम ऊपर से कुछ इस प्रकार से फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर हम इसे रिजिड बॉडी ना माने, मतलब जैसा एक्चुअल में बॉडी होता है कि ये डिफॉर्म होगा, तो जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये डिफॉर्म होके कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से क्या होगा स्टूडेंट, डिफॉर्म हो जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखा दिया, सिर्फ आपको ये क्योंकि आप फोन में देख रहे हैं ना इसलिए। तो स्टूडेंट ये क्या होगा कि थोड़ा सा डिफॉर्म होगा और इसको हम बी डैश बोल सकते हैं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा।
तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अभी जो एंगल 60 डिग्री बन रहा था ये 60 से थोड़ा सा कम होगा। ये जो 60 डिग्री एंगल बन रहा था 60 से थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगा। लेकिन हम इस चेंजेस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, जैसा मैंने बोला था कि हम थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। क्यों? ताकि इन तरह के सिचुएशन से बचा जा सके, इस तरह के प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सके। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, मान लिया जाए, जस्ट फॉर मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मान लिया जाए कि अगर हम यहाँ पे मोमेंट P इंटू आर कैलकुलेट कर रहे हैं और वो 10 न्यूटन मीटर आ रहा है, और अगर हम इस डिफॉर्मेशन को ले लें यानी इसको कंसीडर करें, तो अगर 10.005 न्यूटन मीटर आए तो ऑब्वियस सी बात है कि उस 0.005 को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। वो एक ऐसा छोटा सा वेरिएशन है जिससे हमारे एक्चुअल आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही कारण है कि हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किसी भी बॉडी को रिजिड बॉडी मान के चलते हैं, ताकि हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के थ्योरम को आसानी से रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सके और कैलकुलेट कर सके। हमें जो भी सॉल्यूशन चाहिए, हमें जो भी एक तरीके से लाइक मोमेंट निकालना है या मान लिया जाए जो भी हमें निकालना है, हम एक्चुअल में उसे कैलकुलेट कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर हम रिजिड बॉडी नहीं मानेंगे तो फिर वहां पे हमें चेक करना होगा कि भाई डिफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, और आंसर में ज्यादा फर्क आएगा नहीं, एकदम छोटा सा वेरिएशन आएगा। यहीं पे बात कर ले तो एंगल में मान लिया जाए 60 का, ठीक है, और अगर 59.9 डिग्री हो गया तो आपको बिल्कुल पता है कि वहां पे एकदम छोटा सा वेरिएशन पॉइंट में जाकर के बहुत दूर पॉइंट में आपका वेरिएशन आने वाला है। लेकिन अगर हम अपने कैलकुलेशन में 59.9 डिग्री का यूज करते हैं तो फिर वहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है हमारे कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ चीजों को एज्यूम करके चलते हैं, 3 चीजों को। सबसे पहला पार्टिकल, कि भाई जितने भी बॉडी हैं हम उनको पार्टिकल मान के चलेंगे, मतलब हम केवल मास को कंसीडर करेंगे, उसके शेप को कि इतना बड़ा है, इतना चौड़ा है, इस डिजाइन का है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, डायमेंशन को कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी बात कॉन्टिनम, हर एक बॉडी को हम कॉन्टिनम मान के चलेंगे, दोनों रिलेटेड है कॉन्टिनम और रिजिड बॉडी। कॉन्टिनम मतलब क्या? पार्टिकल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी वॉइड हम मान के नहीं चलेंगे। तीसरी बात रिजिड बॉडी, जब हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो इंटरनली बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बॉडी हमारा डिफॉर्म नहीं करेगा। क्यों मान के चलते हैं रिजिड बॉडी? ताकि ये जो मैंने 2 एग्जांपल्स बताए इसी तरह के प्रॉब्लम के से छुटकारा पाया जा सके, इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, हमारा कैलकुलेशन इजी वे में हो सके, इसीलिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो ये था स्टूडेंट आइडियलाइजेशन या एजम्पशन ऑफ मैकेनिक्स। नाउ अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। हम लोग देखेंगे स्टैटिक्स क्या होता है, क्या हमें उसमें पढ़ने हैं, डायनेमिक्स आखिर किसे कहते हैं, उसमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखिए एक बात मैं आपको और बता देता हूं, अगर हम बॉडी की बात करें स्टूडेंट, अगर हम बॉडी के स्टेट की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हम किसी भी बॉडी के स्टेट की बात करें तो कोई भी बॉडी 2 ही स्टेट में हो सकता है, या तो वो सॉलिड होगा और दूसरा क्या होगा, या तो वो फ्लूइड होगा, या तो वो सॉलिड होगा या तो वो फ्लूइड होगा। अगर हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में क्या हो सकता है, तो या तो वो लिक्विड के फॉर्म में होगा या गैस हो सकता है, मतलब जो फ्लो हो सके बेसिकली उसको हम फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड में क्या होगा, जो लिक्विड लिक्विड फ्लो कर सकता है, गैस फ्लो कर सकता है, बेसिकली जिसको हम शियर स्ट्रेस का यूज करके विथ द एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस जिसको फ्लो कर सके, वो फ्लूइड है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स।
एफएम जिसको बोलते हैं, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स मैकेनिकल वाले ऑटोमोबाइल वाले पढ़े होंगे, ऑटोमोबाइल वाले शायद नहीं, लेकिन मैकेनिकल वाले फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े होंगे, है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड में भी बॉडी दो स्टेट में हो सकता है, एक तो हमने अभी देखा कि रिजिड बॉडी, दूसरा डिफॉर्मेबल बॉडी, मतलब ऐसा बॉडी जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि जो डिफॉर्म हो, ठीक है। तो हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि एक हो सकता है आपका रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, और दूसरा हम बोल सकते हैं, दूसरा क्या है भाई, तो डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी के बारे में हम पढ़ते हैं कहाँ भाई, तो अभी हम कहाँ पढ़ रहे हैं रिजिड बॉडी के बारे में, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में कहाँ पढ़ते हैं सर, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं सॉम में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, या इसके बारे में पढ़ते हैं मॉस, है ना, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो सॉम, मॉस, ये सभी मैकेनिकल वाले पढ़े होंगे, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो इंटरनली क्या चेंज होता है ना। तो वो हम लोग पढ़ते हैं सॉम में, मॉस में। हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इस रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ना है, यानी जो बॉडी का स्टेट है दो तरह से हो सकता है, या तो वो सॉलिड हो जैसे ये सॉलिड है, या तो वो लिक्विड या गैस के फॉर्म में हो सकता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में वो होता है। सॉलिड की बात करें तो रिजिड बॉडी या डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी को करेंगे साइड, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में केवल और केवल करेंगे रिजिड बॉडी की बात, मतलब उसमें कोई भी चेंज ना हो, बॉडी डिफॉर्म ही ना हो, कोई भी दुनिया भर का फोर्स लगा दीजिए, बॉडी जस का तस रहेगा, ठीक है। हाँ, मोशन होगा, मतलब बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं बोलेंगे, बॉडी के इंटरनल स्टेट पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स स्टूडेंट। अपने अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।